यूएस ईरान डील से आईडीएफ मोसाद नाराज है और ट्रंप की डील को कमजोर मानता है आईडीएफ। न्यूक्लियर डील से खतरा कम नहीं होगा, डील से खफा है मोसाद। आईडीएफ के ऑफिसर का, सीनियर ऑफिसर का यह बयान। तो फिलहाल डील के खिलाफ आईडीएफ, डील को कमजोर मानता है आईडीएफ और न्यूक्लियर डील से खतरा कम नहीं होगा। यूरेनियम फ्रेमवर्क में कई कमियां हैं और प्रॉक्सी फंडिंग के मुद्दे पर भी इजराइल भड़क गया है, जबकि हिजबुल्लाह का आईडीएफ खात्मा चाहते हैं और कमजोर डील से और मजबूत होगा ईरानी रिजीम। हालांकि लक्ष्यों को हासिल करने में नाकाम है ट्रंप की ये डील। द यरूशलेम पोस्ट की तरफ से किए गए इस दावे के साथ मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त स्टूडियो में हमें कर चुके हैं ज्वाइन। मनीष, इजराइल का ये रुख क्या बातचीत को वाकई डीरेल कर सकता है? देखिए, आईडीएफ का या इजराइल का ये मानना है कि अगर ईरान पर दबाव कम किया गया तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और उसके बाद आप ईरान से कुछ भी नहीं मनवा सकते हैं। मतलब आप ईरान को फिर परमाणु कार्यक्रम तो छोड़िए, मिसाइल कार्यक्रम या जो छोटी छोटी मांग है वो भी नहीं होने वाली है उसके बाद। वो इसलिए क्योंकि आप खुद सोचिए कि 40 दिन के जंग के बाद भी अगर ईरान अपने बात से पीछे नहीं हटने को तैयार है तो अगर आप सेना हटा लेंगे तब वो क्यों हटेगा, किस दबाव में हटेगा? ये एक व्यवहारिक पहलू है और इजराइल को और आईडीएफ को लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम इन बातों को इग्नोर कर रही है। दूसरी बात यहां पर है कि इजराइल को लगता है कि उनके अपने सुरक्षा के लिए जहां तक जरूरी होगा, इसीलिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू ये कहते हैं कि ये डील हो ना हो, इजराइल अपनी सुरक्षा करेगा और जब तक वो प्रधानमंत्री हैं ईरान को किसी भी हालत में परमाणु बम बनाने नहीं देंगे। लेकिन अब आज एक और बड़ी खबर इसी को लेकर है। हालांकि यूएस और ईरान डील में एप्स्टीन की एंट्री। बड़ी खबर यह है कि मोसाद के पूर्व जासूस मिनाशे ने यह दावा किया है अब एप्स्टीन फाइल्स का इस्तेमाल संभव। अब नेतन्याहू चल सकते हैं एप्स्टीन दाव और मोसाद के पूर्व जासूस का ट्रंप से जुड़ी फाइल होने का भी दावा। इस दावे को लेकर, इस प्रहार को लेकर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि यूएस ईरान डील पर एप्स्टीन प्रहार समझिए, जहां मोसाद के पूर्व जासूस मिनाशे ने यह दावा किया है कि अब एप्स्टीन फाइल्स का इस्तेमाल संभव और अब नेतन्याहू एप्स्टीन दाव चल सकते हैं। एप्स्टीन में ट्रंप के खिलाफ कंटेंट का भी दावा, डील तबाह करने के लिए एप्स्टीन हथियार है और मोसाद के पूर्व जासूस बेन मिनाशे ने इसको लेकर दावा किया है। हालांकि थ्योरी समझिए, जहां एप्स्टीन से अमेरिका में हड़कंप मच सकता है और एप्स्टीन फाइल से यूएस में सियासी भूचाल भी संभव। अब सीआईए चीफ रेडक्लिफ को ईरान पर शक है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में एटमी डील पर ही दावा किया गया है। यूरेनियम पर ईरान का बर्ताव संदिग्ध, यूरेनियम की शर्त से पीछे हट सकता है ईरान और अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के हवाले से यह दावा। तो दावा यह कि यूरेनियम पर दगा करेगा ईरान, क्योंकि सीआईए चीफ को शक है यूरेनियम की शर्त से ईरान मुकर सकता है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में एटमी डील पर ही पर्दाफाश, जहां यूरेनियम सरेंडर से पीछे ईरान हट सकता है और ईरानी अधिकारियों की चर्चा डील से मेल ही नहीं खाती है। हालांकि ईरान के इरादे डील पर दगाबाजी वाले हैं और 2 से 3 हफ्तों में ईरान की गंभीरता भी साफ हो जाएगी। एटमी डील कंफर्म होने पर ही प्रतिबंधों में ढील, यही इस रिपोर्ट में दावा किया गया। ऐसे में समझिए, जहां डील पर ट्रंप की टीम में ही मतभेद साफ नजर आ रहा है। रेडक्लिफ, रूबियो, हेक्सेट को शक है डील के पक्षधर जेडी वेंस, विटकॉफ और कूशनर है। अब रूस ईरान के जहाजों पर अमेरिकी दावे को लेकर भी आज एक बड़ी खबर है, जहां रूस ईरान के टैंकर्स की डार्क फ्लीट खतरनाक और समंदर में जासूसी का काम करते हैं। रूस ईरान के टैंकर, कई जहाजों पर उतरी थी अमेरिकी कोस्ट गार्ड की टीम और ईरान रूस के जहाज साइबर बॉम्ब जैसे। हालांकि समंदर में 1000 टैंकर बॉम्ब। खबर क्या है पहले ये समझिए, जहां रूस ईरान के टैंकर्स की डार्क फ्लीट खतरनाक और टैंकर्स में साइबर अटैक के लिए रिमोट कंट्रोल ऐप, जहां जहाजों पर पायरेटेड और इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और अमेरिकी कोस्ट गार्ड की साइबर टीम्स का यह दावा है। ईरान रूस के जहाजों पर अमेरिकी टीम्स उतरी, रूस ईरान के जहाजों को साइबर बॉम्ब बताया, फर्जी पहचान से तेल एक्सपोर्ट टैंकर फ्लीट करती है। यही वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया। वहीं एमओयू की शर्तों पर ईरान की चेतावनी को लेकर भी एक खबर है, अब हमले बर्दाश्त नहीं होंगे, ये ईरान ने साफ कर दिया है और साथ ही कहा कि हमले हुए तो डील रोक देंगे। लेबनान में भी हमले रोकने होंगे, आईआरजीसी की तरफ से कहा गया। ईरान की तस्नीम न्यूज इसको लेकर क्या दावा कर रही है, एक और इंफॉर्मेशन, क्योंकि अब अटैक मतलब डील रद्द। जहां ईरान की ये चेतावनी क्या है और उसके मायने क्या हैं,
समझिए, क्योंकि हमलों पर अल्टीमेटम को लेकर ईरान की ये चेतावनी, जहां साफे के अटैक होने पर डील खत्म हो सकती है, वहीं ईरान की चेतावनी हमलों पर अल्टीमेटम के साथ साथ ये भी है कि प्रॉक्सी पर भी हमलों को रोकना होगा, क्योंकि अगर अटैक हुआ तो वार्ता बंद। वहीं सबसे महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से लेबनान में युद्ध विराम की शर्त को देखते हुए भी ईरान की यह चेतावनी सामने आ चुकी है और प्रॉक्सी पर समझौता नहीं। वहीं ईरान की चेतावनी है, फंडिंग की शर्त बहुत जरूरी है और फंडिंग की इन्हीं शर्तों को लेकर दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन फंड रोकने पर डील पर भी संकट हो सकता है। वहीं महत्वपूर्ण है कि पहले सभी शर्तों को पूरे करने की चेतावनी ईरान ने दे दी है, तभी एटमी डील फाइनल होगी। वहीं न्यूज की तरफ से किए गए इन तमाम दावों को देखते हुए मनीष, पिछले 24 घंटे में एमओयू और एमओयू पर किए जा रहे दावों में ये सबसे बड़े फैक्ट हर रिपोर्ट में है कि दोनों अलग अलग स्तर पर दावे कर रहे हैं। और इन दावों के साथ साथ एक सवाल इजरायल के रुख को लेकर जो शुरुआत में किया था, वहीं एप्स्टीन फाइल के प्रहार को लेकर भी करना चाहेंगे, क्योंकि क्या एक बार फिर से इजरायल की, नेतन्याहू की यह कोशिश होगी कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इस ट्रंप कार्ड के जरिए दबाव बनाया जा सके? देखिए, जहां तक एप्स्टीन फाइल्स का सवाल है, हमेशा ये कहा जाता है कि ट्रंप नेतन्याहू की बात में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि इजराइल के पास ट्रंप के खिलाफ एप्स्टीन से जुड़े कुछ ऐसे फाइल्स हैं जिसके सामने आने के बाद ट्रंप का पॉलिटिकल करियर खराब हो सकता है। अब देखते हैं, अगर ऐसा कुछ रिलीज होता है तो माना जाएगा कि नेतन्याहू ने रिलीज कराया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नेतन्याहू फिलहाल ट्रंप को चिढ़ाना चाहेंगे। कुछ भी हो, लेकिन ट्रंप अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और अगले 2.5 साल तक तो राष्ट्रपति रहेंगे ही। लेकिन जो दूसरी बात है कि देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच का जो ये डील है, उसे मैं इस तरह से देखता हूं कि 19 जून को इनके बीच सगाई होगी, लेकिन ये वो रिश्ता है जिसमें अभी शादी से पहले ही तलाक की अर्जी लगी हुई है कि देखो जी, ये होगा तो सासू माँ डांटेगी तो मैं तलाक दे दूंगा। तो इस तरह की स्थिति ईरान और अमेरिका के बीच बनी हुई है। उसकी वजह आप देखिए ना कि ईरान और अमेरिका ने जब इलेक्ट्रॉनिक तौर पर भी साइन किया तो ऐसा लगता है दोनों ने साइन कर दिया है, लेकिन शर्तें क्या होगी ये एनेक्सर में बाद में बताया जाएगा। इस तरीके का यहाँ पर फॉर्मेट तैयार है। किसी को नहीं पता है कि एक्चुअल में दोनों के बीच में सहमति क्या बनी है, और जो भी कुछ बात आती है तो दोनों में से कोई एक पक्ष उसका खंडन करता हुआ दिखता है। उसकी वजह क्या है? वजह यही है जो लाउड एंड क्लियर में बार बार हम लोग कह रहे हैं, एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जहां पर दोनों पक्षों के बीच में कॉमन ग्राउंड हो, सहमति हो, तो फिर डील कैसी डील है? बिल्कुल, और यही अगला सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि ईरान डील पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया उसके मुताबिक ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे और एमओयू में परमाणु मुद्दे पर साफ साफ बातें हैं। तेल की कीमतें तेजी से गिर रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रहा है। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है कि हॉर्मुज से तेल टैंकर्स का निकलना शुरू हो चुका है। कई जहाज तेल लेकर इस अहम समुद्री मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ही लिखा, कई जहाज जो तेल से लदे हुए हैं हॉर्मुज से निकलना शुरू कर चुके हैं। दो दावे आपने सुने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आंशिक रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है। लेकिन अब एक और दावा, जहां अमेरिका ईरान डील में $300 बिलियन यानी 28 अरब रुपए का पेच फंस चुका है और एमओयू में लिखा ईरान को मिलेंगे 28 अरब रुपए। ट्रंप ने 28 अरब रुपए देने से इनकार किया है। ट्रंप ने ट्रूथ पर लिखा, यह फर्जी खबर है। खबर डेमोक्रेटिक सांसद फैला रहे हैं। वहीं अब 28 अरब डॉलर पर जेडी वेंस ने भी बयान दिया है, कह दिया है कि ईरान को यह राशि यूएस से नहीं मिलेगी, पहाड़ी देश ईरान को दे सकते हैं मदद, जेडी वेंस का कहना है। हालांकि ईरान को फंड देने पर ही मतभेद भी सामने आ रहे हैं, जहां फंडिंग की शर्त को डिकोड करते हैं, क्योंकि जेडी वेंस कह रहे हैं कि ईरान को 28 अरब रुपए नहीं देंगे। करेक्शन होगा इसमें, हालांकि गलत लिखा है यहां। ट्रंप ने फंड देने से इनकार किया है और एमओयू में न्यूक्लियर शर्त मानने पर भी फंड, अंतिम समझौते पर ही प्रतिबंधों में छूट संभव। डील के बाद भी 300 मिलियन देने पर मतभेद और ईरान शर्तों पर कायम रहा तो पुनर्निर्माण फंड भी मिलेगा। ईरान ने शर्तों पर टाल मटोल किया तो फंड फ्रीज। वहीं बड़ी खबर है अमेरिका ईरान करार पर ही एक और अपडेट, जहां 3 चरणों में शांति समझौता होगा और फर्स्ट फेज में पीस डील तुरंत लागू, जबकि दूसरे फेज में औपचारिक हस्ताक्षर होंगे और तीसरे चरण में एटमी डील होगी फाइनल। तो ईरान से करार, ट्रंप की जीत या हार, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन अलग अलग चरण में होने वाले इस फैसले को लेकर एक डिटेल, जहां पहले चरण में फर्स्ट फेज में ही डील तुरंत लागू और लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध विराम और ईरान से सैन्य ब्लॉकेड भी अमेरिका हटाएगा। दूसरे चरण में 19 जून को जिनेवा में औपचारिक हस्ताक्षर और जहाजों के लिए हॉर्मुज फिर से खुलेगा। ईरान पर लगे प्रतिबंधों में भी अस्थायी छूट, जबकि एटमी डील पर सहमति के लिए रोड मैप।
तीसरा चरण जहां 60 दिन में एटमी डील फाइनल होगी, फ्री संपत्ति कई फेज में रिलीज होगी और प्रतिबंधों पर और ज्यादा राहत भी संभव है। एक बड़ी खबर है दक्षिण लेबनान में आईडीएफ की गोलीबारी को लेकर, जहां आईडीएफ के हमलों में प्रेस टीवी के रिपोर्टर घायल हुए। ये तस्वीरें सामने आई हैं। रिपोर्टर हादी हाइदी हमले में कैसे घायल हुए देखिए। और अब देखिए यूक्रेन के मॉस्को पर सबसे बड़े ड्रोन अटैक की तस्वीर। मॉस्को की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर हमले को लेकर खबर है। यूक्रेनी ड्रोन से रिफाइनरी पर अटैक हुआ। इस हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई। तो लगातार ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया जा रहा है और एक और ऐसा हमला जहां मॉस्को की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेनी ड्रोन से कैसे अटैक हुआ उसकी तस्वीर सामने आई है। इस हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई। वहीं मॉस्को में एक साथ कई ड्रोन से हमले हुए। रूसी एयर डिफेंस से ज्यादातर ड्रोन इंटरसेप्ट और 2 घंटे में 37 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए हैं। एक ड्रोन रिफाइनरी को निशाना बनाने में सफल। वहीं हमले में ऑयल रिफाइनरी को बड़ा नुकसान पहुंचा है। दमकल कर्मचारियों ने रिफाइनरी की आग पर काबू पाया। यूक्रेनी बॉर्डर से ड्रोन को लॉन्च किया गया था। तो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हुए रिफाइनरीज को कैसे निशाना बनाया गया उसकी तस्वीर आपने देखी। वहीं इस हमले में ऑयल रिफाइनरी को बड़े नुकसान का दावा किया गया है। दमकल कर्मचारियों ने रिफाइनरी की आग पर काबू पाया। यूक्रेनी बॉर्डर से ड्रोन को लॉन्च किया गया था। वहीं 2026 की शुरुआत से यूक्रेनी ड्रोन हमले दुगने हो चुके हैं। रिफाइनरी क्रेमलिन से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर है और रिफाइनरी में करीब 30 तरह के पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन होता है। यही वजह है कि लगातार यूक्रेन मॉस्को में रूस की उन तमाम ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट कर रहा है। और ये वो रिफाइनरी है जहां पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन होता है। रिफाइनरी से हर साल 1.28 करोड़ टन तेल का प्रोडक्शन होता है। मॉस्को के आसपास कुल ईंधन का लगभग 35 से 40% हिस्सा सप्लाई करती है ये रिफाइनरी। तो सामने आ रही है वो तस्वीरें जहां साफ है कि किस तरीके से ड्रोन्स के जरिए रूस की ऑयल रिफाइनरीज को यूक्रेन टारगेट कर रहा है। 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने जहां मॉस्को के आसपास ईंधन का लगभग 35 से 40% हिस्सा सप्लाई करने वाली रिफाइनरी पर कैसे अटैक को अंजाम दिया गया। और दिखाते हैं अब आपको G7 समिट से पहले कैसे जिनेवा में हिंसा भड़की। G7 समिट से पहले जिनेवा में बवाल की तस्वीर जहां सड़क पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी और G7 समिट का विरोध जताया। नो G7 के बैनर तले प्रदर्शन की एक तस्वीर अब आपके सामने। G7 समिट का विरोध जताते लोग प्रदर्शनकारी नो G7 का बैनर लिए प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अचानक हालात बिगड़ गए। ब्लैक मास्क पहने, चेहरा ढककर कैसे जगह जगह प्रदर्शन होता रहा। लेकिन इस बीच आगजनी की भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सड़क पर खड़ी कार में आग और देखिए कैसे हाथों में पत्थर लेकर शीशे तोड़े जा रहे हैं। इमारतों पर पत्थर से हमला। वहीं हालात को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की और तस्वीरें हैं। सड़क पर प्रदर्शन कर रही भीड़ कैसे हिंसक हुई, प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प की ही और तस्वीर। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। बड़ी तादाद में इस प्रदर्शन में युवाओं ने हिस्सा लिया जो G7 समिट से पहले विरोध जता रहे हैं। सड़क पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी जिन्होंने जगह जगह आगजनी की। युद्ध, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर यह प्रदर्शन में बड़ी तादाद में युवाओं ने हिस्सा लिया। कुछ ही देर में भीड़ कैसे बेकाबू हुई उसकी एक और तस्वीर देखिए। सुरक्षा बलों पर पथराव करते रहे।
प्रदर्शनकारियों ने टेस्ला कार को भी निशाना बनाया। टेस्ला की कार को आग के हवाले कर दिया। विदेशी कंपनीज के खिलाफ प्रदर्शनकारियों का ये गुस्सा। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर TV9 एक्सक्लूसिव ये खबर, जहां TV9 से चंपत राय के सहयोगी टुन्नू यादव ने कहा SIT ने अब तक मुझे नहीं बुलाया है। मंदिर का सारा CCTV मौजूद है और मेरा अभी भी मंदिर में आना जाना हो रहा है। मंदिर में काम करने वाले मेरे भतीजे से पूछताछ हो। दानपेटी, बैंक और ट्रस्ट के लोग खुलवाते थे। टुन्नू यादव की तरफ से यह कहा गया। मंदिर का सारा CCTV मौजूद है और यह भी कहा कि SIT ने अब तक मुझे नहीं बुलाया है। मेरी अभी भी मंदिर में एंट्री है। मंदिर में मेरा भतीजा काम करता है, टुन्नू यादव की तरफ से कहा गया। और दानपेटी, बैंक और ट्रस्ट के लोग खुलवाते थे। SBI के कर्मचारियों के सामने नोटों की गिनती होती। वहीं नोटों की गिनती में 50 लोग लगते हैं। मेरे पास जो भी संपत्ति वो पारदर्शी। मतलब आपका नाम कई लोग ले रहे थे, चूंकि जी ये संतोष दुबे हैं, वो आपका नाम ले रहे हैं। और संतोष दुबे हमसे कभी भेंट ही नहीं हुई उनकी। अच्छा। हाँ। आपका उनसे कोई बातचीत नहीं है, मतलब आंदोलन से जुड़े हुए हैं ऐसा? वो भी कभी नहीं। अच्छा, अभी जिस तरीके का प्रकरण ये आया है, आपको याद है कि ट्रस्ट के इतिहास में कभी ऐसा पहले भी हुआ हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब इतने बड़े स्तर पे, चाहे इतने बड़े एलिगेशन? ना। अच्छा, क्या आपने अपने भतीजे को या किसी रिश्तेदार को कहीं नौकरी पे लगवाया है ट्रस्ट में? जो लगे थे, जो गलत थे वो जाए, उनसे कोई। हाँ। कौन कौन लोग हैं उसमें जो आपके थ्रू नौकरी में यहाँ पर आए? नहीं, मेरे थ्रू एक कोई नहीं है। हाँ। ये जो बात चली कि आप अपने भतीजे को लगवाए, अपने बेटे को भी काम पे लगवाए यहाँ? मेरा बेटा वहाँ है ही नहीं है। भतीजा काम कर रहा था। हाँ, उस पे लगाए हैं, वो तो जांच हो रही है। वो तो जहाँ अगर गलती दोषी है तो सजा चाहिए। आपके भतीजे का क्या नाम है जिनको आपने नौकरी पर लगवाई? मनीष नाम है। अच्छा, तो वो भी अभी पूछताछ में शामिल है? हाँ, बिल्कुल जाएंगे। वो जो है उस दायरे में भैया, सबसे होनी चाहिए। तो वैसे है ना, वैसे आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि दायरे में कितने लोग हैं, मतलब? ये हमको नहीं जानकारी है। अच्छा। हाँ। ठीक है, तो मतलब अभी आपका मंदिर परिसर में आना जाना नहीं हो रहा है या फिर जा रहे हैं अभी? नहीं, हो रहा। कल गए थे आप? हाँ, बिल्कुल, रोज जाते हैं। अच्छा जी। बस ये है कि अभी तक आपसे कोई पूछताछ नहीं हुई? नहीं हुई। तो मैं आपके अनर्गल जो है ये पोपोडंडा कर रहे हैं लोग, है ना। 60 कमरों का है, लग्जरी गाड़ियों से घूमते हैं। ये 202 बोरा सोना निकला। ये सब अनर्गल है। और ये जो देखना नहीं चाहते वहाँ लोग। एक और चीज कही जा रही है कि दान पेटियों में जो लोग ज्वेलरी रख के चले जाते हैं, उसका कहीं कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है। वो सब मांगेंगे, सारा उसका रिकॉर्ड रहता है। वो सारे जमा होते हैं। अच्छा। हाँ। अब जो मांग रहा है हिसाब जी, वो सामने बैठे तो प्रूफ तो ले आए कोई। जी, हमारे यहाँ अकाउंट सेक्शन है, उससे आके बात करें, वो बताएंगे सब। चैनल थ्रू आ जाएंगे तो पता लग जाएगा लोगों को सब। बिल्कुल, है ना। अनर्गल आप बरगला रहे हैं लोगों को। किसी की छवि धूमिल करने से पहले उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए लोगों को। जब SIT ने क्या आपसे भी पूछताछ की है कुछ? अभी कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। अच्छा, कल मतलब कितने लोगों से पूछताछ हो गई होगी? अब ये हम नहीं बता पाएंगे, हम गए नहीं थे ना वहाँ। अच्छा, आपको नहीं बुलाया गया अब तक? अभी नहीं। लेकिन अगर आपसे पूछताछ हो, जांच में आप शामिल? बिल्कुल सहयोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई। जी। अब जो भी चीजें इधर हुई, इसके बाद क्या आपको लगता है कि आप फिर भी ट्रस्ट में काम करते रहेंगे, कायम रहेंगे? भाई, जो संगठन दायित्व देगा उसको करते रहेंगे। हाँ। तो जिस तरीके से आपकी बदनामी हो रही है, आपको लगता है कि अब ऐसे में मतलब आपको कंटिन्यू करना चाहिए? नहीं, अब ये तो छवि किसी खराब, कोई अभी तो सर्टिफिकेट नहीं दे दिया ना जी। है? और इतना आप उछाल दिए। कोई सच्चाई हो
तब तो करो कुछ अच्छे लगे, कोई सच्चाई नहीं आप बता रहे हैं ऐसा। आप अपनी संपत्ति का सारा ब्यौरा देने के लिए तैयार हैं अगर मान लें? बिल्कुल 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 देंगे भैया। और वो तो जब जांच कर रहे हैं वो तो सब खंगाल लेंगे ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। काउंटिंग करने में कौन कौन लोग होते थे? काउंटिंग में वो लड़के होते थे SBI के। अच्छा जी। तो और उसको देख रेख करने के लिए जी दीनानाथ वर्मा जी हमारे हुआ करते थे। उसके बाद वो चले गए तो फिर सुभाष जी आ गए। आज भी सुभाष जी देख रहे हैं उसको। अच्छा। हाँ। और ये प्रकाश और उस कमरे प्रकाश गुप्ता जी भी रहते थे, वो आसपास रहते थे तो बाहर रहते थे बेचारे। अरे महिपाल जी ने जो आरोप लगाया उसमें क्या कितनी सत्यता है? महिपाल जो आरोप लगा रहे हैं तो 2021 का लगा रहे, तो उसी समय इनको प्रकट होना चाहिए था ना। आज हुए हैं आप, और किसको बताया किसको नहीं बताया आपने? अभी बात करें, कोई प्रूफ हो तो दे दे वो। लेखा अधिकारी का कोई पद नहीं होता है जी। अच्छा ये बताइए कि काउंटिंग करने में लड़के कितने लगते हैं? अब या पहले? अभी तो लगते हैं करीब 50 लोग। अच्छा 50 लोग काउंट करते हैं, तो मशीनों से काउंट होता है सब? मशीन से, हाँ मशीन से होता है। और ये 50 के 50 लोग SBI के ही आउटसोर्स किए हुए होते हैं? हाँ। मतलब उसमें ट्रस्ट का कोई भी व्यक्ति पैसा नहीं गिन रहा होता है? नहीं, ट्रस्ट के देख रेख करते रहते हैं। अच्छा, तो देख रेख के लिए लोग बस खड़े होते हैं नजर रखने के लिए? हाँ जी। अच्छा ये जो एक बात होती है कि इतने महीनों का फुटेज डिलीट किया गया, क्या कभी कोई फुटेज डिलीट किया गया? ये सब मनगढ़ंत कहानी है ना जी। तो मतलब कभी सारा CCTV फुटेज सेफ है? अरे आप वो बिल्कुल देखने वाले दिखाने वाले उससे कोई मतलब मेरा नहीं। नहीं तो आप चलाइए, और आप मैं जो बता रहा हूँ 2008 में हमने बैनामा लिया, उसकी बैनामा कॉपी दूंगा आपको। LNT जो हमारी करारनामा हुआ था LNT जियो से, उसका कागज मैं दूंगा आपको। मतलब आपका कहना है कि आपके पास जो भी संपत्ति है, धन है, वो पारदर्शिता से है? हाँ बिल्कुल पारदर्शिता से है। और ये जो बात होती है कि आपकी तनख्वाह इतनी थी तो इतना संपत्ति कैसे अर्जित किए? मेरे पास अब यही तो बताया ना, बैठ के बात हो जाए आदमी से तब तो समझ में जो हिसाब मांग रहा है वो भी तो बता दे। हाँ लेकिन आप मीडिया में भी अपनी बात रख सकते हैं क्योंकि वहाँ भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। जी। मैं तो आपकी जो बात जान में आई आपके जी, आप भी अपने स्तर से आप चेक करा ले, पता करा ले, फिर आप चलावे जी, है ना। तो अयोध्या के अंदर आपका कोई होटल या रेस्टोरेंट में कोई पैसा कोई नहीं है। तीनू यादव से हमारे सहयोगी अभिजीत की आपने ये पूरी बातचीत सुनी। और अभिजीत, आपने एक एक कर हर उस जांच को लेकर और किस तरीके से गिनती होती है चढ़ावे की, एक एक सवाल उनसे किया। लेकिन हैरानी इस बात की है कि SIT ने अभी तक उनसे पूछताछ नहीं की, जबकि उनके ऊपर कई गंभीर आरोप हैं। जी बिल्कुल, टिन्नू यादव ने हमसे बातचीत में ही बताया कि उनसे अभी तक पूछताछ नहीं हुई है। मंदिर परिसर में उनका आना जाना है, कल भी वो मंदिर परिसर में गए थे, यानी कि कल SIT पहली बार मंदिर परिसर में 2:50 पर गई, 10:30 बजे रात में वो निकले। लेकिन इस बीच में टिन्नू यादव का भी मंदिर परिसर में आना जाना रहा, लेकिन अभी तक SIT ने उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है। हालांकि उनका ये कहना है कि पूछताछ के लिए उन्हें जब बुलाया जाएगा तो वो निश्चित तौर पर जाएंगे। अच्छा, इनके ऊपर क्या क्या आरोप है जिसको लेकर आपने इनसे सवाल किए अभिजीत? तमाम आरोपों को तमाम जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, जैसे कि उनके 3 होटल्स में इन्वेस्टमेंट हैं, रेस्टोरेंट हैं, और जो संपत्तियां उन्होंने अर्जित की हैं 50 करोड़ की संपत्ति बताने की जो बात हो रही है, या फिर लग्जरी गाड़ियों की बात हो रही है। हमने उनसे तमाम ऐसे पहलुओं पर सवाल किए, इसका जवाब उन्होंने दिया। उनका कहना है कि जो प्लॉट उनके पास है 2008 में उन्होंने खरीदा था, और उसका जो तमाम जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाने के लिए तैयार हैं। और उसके अलावा अगर बात करें तो उसी संपत्ति पर जो हॉस्टल उन्होंने बना रखा है उसकी बात उन्होंने स्वीकारी। उनका कहना है कि जो हॉस्टल हमने बना रखा है 2021 के बाद उन्होंने एक कंपनी को हॉस्टल के रूप में उसको किराए पर दे रखा है, तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने स्वीकार भी की हैं। तो जो संपत्तियां उनके अयोध्या के अंदर है उसके बारे में जानकारी दी है। उनके जो काम है टेम्पो चलवाने का या फिर टैक्सी चलाने का, उसके बारे में उन्होंने स्वीकार किया। और ये भी कहा है कि चूंकि वो ट्रस्ट में चंपत राय के करीबी हैं और इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात उन्होंने अपने बचाव में ये बात उन्होंने कही है कि उनको एक तरीके से टारगेट करके उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो टिन्नू यादव ने बातचीत में हर उस सवाल का जवाब दिया है, जो सवाल उनके ऊपर उठाए जा रहे हैं, हर उस आरोप
इसका उन्होंने खंडन किया है, जो आरोप उन पर अभी तक लगाए जा रहे हैं। जी शुक्रिया अभिजीत पूरी जानकारी के लिए आपका। तो फिलहाल देखिए किस तरीके से चंपत राय के वो करीबी हैं, इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। यही TV9 से खास बातचीत में टिन्नू यादव की तरफ से कहा गया।